हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस दुबे आपको वेलकम करता हूं विद्या मंदिर क्लासेस में। और आपकी हाफ ईयरली प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए जो हम सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेकर आए हैं उसमें ही आज हम पढ़ेंगे फोर्स, और ये फोर्स का पहला वीडियो। ओके, तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन है ये चैप्टर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स क्या है बच्चों। तो अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और आप चाहते हो कि उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो आप फोर्स अप्लाई करके उसके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एक बॉल आपके पास इस डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, और आप अगर उस पर फोर्स लगाए तो आप उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ओके, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल कि अगर एक फुटबॉल प्लेयर को गोल करना है और बॉल उसकी तरफ जा रही है, तो वो उसको हल्का सा फोर्स लगा के उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगेन फोर्स, ठीक है। तो फोर्स किस तरीके से आप लगा रहा है, यहाँ पर भी देखिए, तो अपने कांटेक्ट में बॉल के पैर को लेकर आ रहा है और जहाँ से वो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो इस तरीके की फोर्स को अपन बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है क्या? तो फोर्सेस, यस, कांटेक्ट फोर्स भी हो सकती है और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो सकती है। यानी जो फोर्स एक डिस्टेंस पर ऑपरेट कर रही होगी उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूं तो ग्रेविटी इस पे बिना कांटेक्ट बनाए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा, आपने कभी मैग्नेट से खेला होगा, राइट? तो मैग्नेट देखिए, एक दूसरे के आप पास लेकर आते हैं, फिर भी वो कांटेक्ट के बिना भी एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्सेस कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकती हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, आप क्या करिए कि कोम लीजिए, कंघा, और छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पेपर के टुकड़े ले लीजिए, और जैसे आप उसको रब करके उसके पास ले आएंगे, देखेंगे क्या होगा कि वो पेपर, बिट्स ऑफ पेपर लिफ्ट कर लेगा वो कॉम। अगेन विदाउट कांटेक्ट वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो हम देखेंगे उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में कि नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, रोप के भी अंदर टेंशन है। तो कांटेक्ट फोर्सेस भी हैं हमारे पास और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हैं। अगर फोर्स जो है बॉडी से दूर लेके जा रही है तो वो पुश फोर्स होगी, और अगर फोर्स बॉडी को अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कर रही है तो वो पुलिंग फोर्सेस होगी, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स हमें समझना होगा, और मैं आपको स्पॉइलर देता हूं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों लॉ में है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं यहाँ पर, और फ्रिक्शन फोर्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। ओके, तो क्या हो रहा है कि पहले ये एक बच्चा है और बच्चे की मम्मी है, ये दोनों एक हैवी ब्लॉक को पुश करना चाह रहे हैं, राइट? तो ये लोग थोड़ा सा फोर्स पहले लगाते हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ठीक है, आप भी देखिए कि अगर एक बड़ा हैवी ब्लॉक रखा हुआ है, आप उस पर हल्का सा फोर्स लगाइए, ब्लॉक नहीं मूव करेगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी ला सकती है, लेकिन ब्लॉक पे जब मैंने हल्का सा फोर्स लगाया तो ब्लॉक के अंदर कोई वेलोसिटी नहीं आई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इंक्रीज कर ले रहा है, और ये अप्लाइड फोर्स के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको कैंसिल आउट करे, यानी उसको बैलेंस कर सके। ठीक है, और जब बैलेंस हो जाएगी फोर्स तो
नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी व्हेन देयर इज बैलेंस्ड बिटवीन दी टू फोर्सेस, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल है और ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जिस तरीके से यहां पर हो रहा है कि मॉम और बच्चे मिलके इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा दे रहा है और ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ब्लॉक जो है वहीं का वहीं रह रहा है। फिर ये लोग थोड़ा सा अपना एफर्ट बढ़ा रहे हैं, थोड़ा और अपना एफर्ट बढ़ा रहे हैं और फोर्स की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फिर से अपना मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर ले रहा है। यस, फ्रिक्शन ये काम कर सकता है, वो एक सर्टेन लिमिट तक अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। यस, दैट इज द क्वालिटी ऑफ फ्रिक्शन। ओके, लेकिन अब ये लोग बहुत ज्यादा देखिए पूरी कोशिश लगा रहे हैं जब यहां पर, और फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज करे, लेकिन फ्रिक्शन की एक लिमिट है। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू उस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। एंड नाउ वी कैन सी द ब्लॉक इज मूविंग। तो इस दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि ये दोनों केसेस जो हैं वो आपके पास बैलेंस्ड फोर्सेस के केसेस है, लेकिन यहां पर आप देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स का केस है। यानी ये जो राइट की फोर्स है वो थोड़ी ज्यादा है लेफ्ट की फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल ये जो ब्लॉक है वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब इफ सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 तो हम बोलेंगे कि फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और अगर सम ऑफ फोर्सेस यानी टोटल फोर्स किसी बॉडी पर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स है उस बॉडी के पास। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये किसके लिए डील करता है? जब बॉडी के ऊपर फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस्ड होंगी। ओके, बैलेंस्ड है यानी फोर्सेस यानी टोटल फोर्स जो उस बॉडी पे लग रही है उसका सम 0 है, यानी कोई ना कोई फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। तो उस केस में क्या होगा? तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट अगर पहले से रेस्ट पे है तो वो रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर एक जैसे ब्लॉक का एग्जांपल देखा कि उस पे पहले से वो रेस्ट पे था और मॉम और बच्चे मिलकर उस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर दे रहा है, तो इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड। ये चीज भी ध्यान देनी होगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सारी फोर्सेस बैलेंस्ड है तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही चल सकता है, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। अपनी स्पीड चेंज करने के लिए उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है रिमेन्स इन मोशन एट कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी जब तक कि अनबैलेंस फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तब तक वो मूव नहीं कर सकता है या अपने यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन के स्टेट को नहीं चेंज कर सकता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट है अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी रेस्ट से मूव करने लगे या यूनिफॉर्म मोशन से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर सके। राइट? ओके, so this is Newton's first law. ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ का बेसिस यही है कि सम ऑफ यानी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज 0, so body will remain at rest or will maintain its uniform motion in straight line. Cool. अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल कर आती है एक बॉडी की, वो है उसकी इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? कि एक बॉडी जो है वो अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कैसे स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है आप समझिए इस चीज को, कि अगर आप जो है एक बस में बैठे हुए हैं, जरूर हम लोग ट्रैवल करते होंगे, स्कूल जाते होंगे या कुछ आपके पापा मॉम ऑफिस जाते होंगे, तो कोई ना कोई व्हीकल में ट्रैवल करते होंगे। तो आप मान लीजिए कार में बैठे हो, ऑल ऑफ अ सडन कार में ब्रेक लगता है, तो अचानक हमें कैसा लगता है कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि अगर बहुत ही सडन ब्रेकिंग है तो एकदम से हम आगे वाली फ्रंट सीट से या आपके आगे वाली सीट से टकरा जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एक स्टेट ऑफ मोशन में, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अचानक कार रुक गई। अब
देखिए कार रुक कैसे रही है, कार के पहिए को स्लो कर रहा है ब्रेक, तो पहिए धीरे हो रहे हैं। पहिए धीरे होने की वजह से क्या हो रहा है कि कार पे फ्रिक्शन लग रहा है रोड से, तो पूरी की पूरी कार धीरे होती चली जा रही है। लेकिन हम कुर्सियों पे बैठे हैं, सीट्स पे बैठे हैं कार के, तो कार की सीट पे बैठने की वजह से हमें वो इफेक्ट तभी पता चलेगा जब तक हम पे कोई फोर्स ना लगेगा। हम रुकते कैसे, जो सीट के और हमारे बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उससे ही हम रुकते हैं। तो जब वो ब्रेक लगा, जब तक कि वो फोर्स हमें धीरे धीरे रोके, तब तक हम उस इनर्शिया में, या आप बोल सकते हैं कि वो उस स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को हम कंटिन्यू करते रहते हैं। इस वजह से हमको आगे की तरफ एक जर्क फील होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट एग्जांपल क्या है कि अगर आप कार या बस या मेट्रो या कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक वो जब एक्सेलरेट करे तो आप पीछे की तरफ आपको एक जर्क फील होता है। पीछे की तरफ क्यों? क्योंकि सेम प्रीवियस एग्जाम्पल को एक बार उल्टा करके देखिए, तो अब सब कुछ आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी हम चाहते हैं कि हम रेस्ट पे ही रहें जब तक कि कोई फोर्स हम पे एक्ट ना करे और हमें आगे की तरफ एक्सिलरेट ना करे, हमें आगे की तरफ velocity na de. So this is inertia for you, a property of matter by which it remains at the state of rest or in uniform motion in the same straight line unless acted upon by an unbalanced force. Okay, एक चीज जो हमें ध्यान देना है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, larger is the mass, greater is the inertia. तो मास जिस बॉडी का ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर बहुत ही हैवी ट्रक है, बहुत ही ज्यादा, तो अगर वो अचानक उसका ब्रेक फेल हो जा रहा है, तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा मास है, तो वो बॉडी का इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा, तो उस ट्रक को रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी। अब सोचिए कि एक साइकिल है, अगर उस साइकिल का ब्रेक फेल हो जाता है तो इट्स नॉट दैट ऑफ अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कि अरे साइकिल का ब्रेक फेल हो गया, बट एक बहुत बड़ा हैवी लोडेड ट्रक, सो यस वी कैन ऑल फील दैट। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो मास और इनर्शिया ये दोनों वर्ड को हम यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें इस चैप्टर को समझने के लिए इनर्शिया का समझना। आई होप हमें समझ में आ गया हो। ओके, मूविंग ऑन, मोमेंटम। तो जैसे ही इनर्शिया मास की बात कर रहे हैं, वैसे हमें मोमेंटम को भी समझने की जरूरत है, राइट? व्हाट इज मोमेंटम? सो मोमेंटम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर कितना मोशन है, व्हाट इज द मोशन कंटेंट ऑफ अ बॉडी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो अब देखिए क्या हो रहा है कि मैं मान लेता हूं कि एक बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट से ये बॉडी बनी हुई है, ठीक है क्या? और ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। और ये जो सारे पार्टिकल है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सबका मास जो है 1 kg मान लेता हूं मैं, सबका मास 1 kg है। तो इसके अंदर रफली मान लेते हैं कि वही 20 के आसपास, तो इस बॉडी के अंदर 20 पार्टिकल्स हैं, तो टोटल मास इसका 20 kg हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये 20 डॉट्स हैं, 1 kg के सारे डॉट्स हैं, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करता हूं मैं, एक दूसरी बॉडी लेता हूं, उससे थोड़ी बड़ी बॉडी लेता हूं, उसके अंदर भी ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इन डॉट्स का नंबर बढ़ाकर 40 डॉट्स कर देता हूं। तो यहां पर 20 डॉट्स हैं, ओके, सो 1 kg का एक डॉट तो 20 kg। यहां पर मैंने इनका नंबर बढ़ा के इसे 40 डॉट्स कर दिया, तो ये बॉडी जो है 40 kg मास की, और ये भी मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। हमें समझना है मोशन कंटेंट, ठीक है। तो देखिए हर डॉट जो है 1 kg का मास है, और ये आगे मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब यहां पर मैंने वेलोसिटी सेम लिया, अब नंबर ऑफ डॉट्स इंक्रीज कर दिया, यानी मास इस बॉडी का इंक्रीज कर गया।
तो आप समझ रहे हैं कि मोशन कंटेंट किस बॉडी का ज्यादा होगा। तो क्लियरली इसके अंदर ज्यादा डॉट्स हैं, ज्यादा मास है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है विद सेम वेलोसिटी। तो मोमेंटम के अंदर वेलोसिटी तो है ही जो बता रही है कि किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन साथ साथ मास का भी बहुत ज्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मास उस वेलोसिटी को लेके कैरी फॉरवर्ड होंगे उतना ही ज्यादा मोशन कंटेंट होगा उस बॉडी के अंदर, उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। क्लियर है? अब मान लीजिए आप सोचिए कि एक क्लास में एक बच्चा उठ के भागने लगे इधर उधर, ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से भाग रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। अब अचानक 3 बच्चे और उठ के भागने लगे, तो आपको लगेगा ना कि क्लास के अंदर केओस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। सेम इज विद मोमेंटम, जितना ज्यादा मास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उतना ही ज्यादा मोमेंटम कंटेंट होगा बॉडी का। Okay, so momentum of a body moving with certain velocity is a physical quantity whose magnitude is equal to the product of its mass and velocity. तो दोनों equally important है, यानी momentum को मैं बोल सकता हूँ mass और velocity का product P is equal to m into v, और momentum का डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड या फिर किलोग्राम मास के लिए, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। तो मोमेंटम की फील हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मोमेंटम को एक बार समझें कि क्यों मोमेंटम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सोचिए कि अगर किसी के ऊपर 1 kg का एक स्टोन फेंका जाए तो वो बच सकता है, राइट, लेकिन अगर एक 50 ग्राम की बुलेट किसी की तरफ जा रही है तो वो इंसान मर सकता है। रीजन बीइंग, हाँ बुलेट स्टोन से बहुत हल्की है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अब सोचिए, कंपेयर करिए इसी चीज को कि अगर एक ट्रक बहुत ही धीरे धीरे चल के किसी से जाकर टकरा जाए तो भी बहुत ही फेटल होगा। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज्यादा है। तो मोमेंटम के लिए, किसी बॉडी के लिए दोनों बराबर रिस्पॉन्सिबल है, उस बॉडी का मास और उस बॉडी की वेलोसिटी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ तो मोमेंटम की एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको लेकर आऊं ताकि हम थोड़ा मोमेंटम से फैमिलियर हो जाए। तो कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 2 kg, ठीक है, तो मेरे पास एक 2 kg की बॉल है, ठीक है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट ऑन द फ्लोर। तो अब ये फ्लोर ले लिया मैंने और ये फ्लोर पे ड्रॉप की गई। तो जब ये फ्लोर से टकरा रही है, ठीक है, फ्लोर बना दिया, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्शन भी समझा था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन की भी हेल्प ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे माइनस साइन लगाता हूँ, और बच्चों ये माइनस साइन जो है ना वो सिर्फ क्या बता रहा है? तो माइनस साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। तो हमें इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि सर ये माइनस साइन मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज माइनस साइन बताओ। तो ठीक है, माइनस साइन क्लियर। तो अगर मैं इसका इनिशियल मोमेंटम निकाल देता हूं, पी इनिशियल बोल देता हूं, पी आई, तो वो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। कूल। तो क्या हो जाएगा? दिस वुड बी इक्वल टू P इनिशियल, और मास जो है इसका 2 kg है, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 इंटू -10। तो P इनिशियल मेरे पास आ जाएगा -20 न्यूटन सेकेंड। वेरी सिंपल। और माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये मोमेंटम बॉल का डाउनवर्ड्स है, राइट। अब उसके बाद क्या हो रहा है? इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड्स बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो रिबाउंड कर रही है, तो अब जो उसकी बाद की, टकराने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी, रिबाउंड कर रही है। तो जो उसकी v है यानी फाइनल वेलोसिटी, तो मैं अगेन यहाँ पे प्लस लगा दूंगा 8 मीटर पर सेकेंड, और प्लस साइन डायरेक्शन बता रहा है अगेन, और p फाइनल आपके पास हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो वो आपके पास हो जाएगा p फाइनल
is equal to 2 into 8. So P final is equal to 16 न्यूटन सेकेंड। तो आई होप ये दोनों पार्ट जो है हमारे पास बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, विच इज P इनिशियल और P फाइनल। ये दोनों पार्ट आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो डायरेक्शन का होता है, तो डायरेक्शन जैसा हम वेलोसिटी का लेते थे वैसा ही ले लिए। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। अब इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो मोमेंटम का चेंज भी हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। और बड़ा ही सिंपल है यार, बहुत ही ज्यादा सिंपल है मोमेंटम का चेंज समझना। तो इसको देखिए डेल्टा पी से भी लिखते हैं, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और बस खत्म आपका यहां से काम। देखिए फाइनल मोमेंटम इज 16 न्यूटन सेकेंड माइनस, अब यहां गलती नहीं करना, इनिशियल मोमेंटम जो है वो नेगेटिव था, सो -20 यहां पर हमें करना पड़ेगा। और ये आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यानी 16 प्लस 20, so this is coming out to be 36 Newton second. This is change in momentum. So this is your answer, and change in momentum, that is final minus initial, so which is 36 Newton second, right? क्लियर हो रही है बात। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास एक डायरेक्शन भी है। तो जब डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है तो वहां पर बच्चों हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे उनको दो क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर साइन के साथ लिखें और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करें। आपको कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक करते हैं हम, इम्पल्स। तो व्हाट इज इम्पल्स? ओके, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकर्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज इम्पल्स। ओके, तो अब देखिए कि अगर हम चल रहे होते हैं, अचानक हम किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, आप चल रहे थे और अचानक आप किसी ऑब्जेक्ट से टकरा गए। या यहाँ पे मैं एक फोटो लिया है, एक बॉलिंग पिन है यहाँ पर, और क्या हो रहा है कि ये जैसे ही जो बॉलिंग बॉल है ये पिन से टकराती है तो एकदम से ये बिखर जाते हैं, इनका मोमेंटम चेंज होता है। तो बहुत ही छोटे टाइम में किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होता है तो वो जितने अमाउंट से चेंज होता है उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। तो मैं लास्ट एग्जांपल में वापस जाऊंगा। तो व्हाट इज इम्पल्स, पहले मैं आपको लिख दूं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अकर्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इम्पल्स कुछ भी नहीं है, इम्पल्स इज जस्ट चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो लास्ट एग्जांपल में अगर देखें अपन, तो लास्ट एग्जाम्पल में देखें तो लास्ट एग्जाम्पल में जो इम्पल्स था इस बॉल के ऊपर कि वो अचानक से टकराई और टकराते ही वापस ऊपर की तरफ रिबाउंड करी, और टकराई 10 मीटर पर सेकेंड से, रिबाउंड करी 8 मीटर पर सेकेंड से। तो ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ। तो जो इम्पल्स आया बॉल पे, तो लास्ट एग्जाम्पल में इम्पल्स की वैल्यू आपके पास आई थी 36 न्यूटन सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम ही हमारा इम्पल्स है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।